हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा आपका सीटेट का फॉर्म फिल हो रहा है। आप लोग सीटेट का फॉर्म भर दीजिए और लगातार तैयारी करते रहिए। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लास्ट चैप्टर 8 को पढ़ेंगे और देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेसिक एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं इन चैप्टरों से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ठीक है प्यारे साथियों, आइए हम लोग देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उनको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। चलिए, चैप्टर का नाम है बाजार में एक कमीज़। आज हम जानेंगे कि एक जो कमीज़ बनती है ये बाजार में कैसे बनती है और इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, कुरनूल के पास कपास उगाने वाली एक किसान स्वप्ना, ठीक है, जो कुरनूल कुरनूल कहाँ है याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं, उनमें कुछ छटक रहे हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनाई में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खोलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। ठीक है, चलिए। और रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू होने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बड़ी ऊंची ब्याज की दर पर 2,500 रुपये कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था कि स्वप्ना, वादा करो कि आपकी जो सारी रुई है वह हमें ही बेचोगी। ठीक है, चलिए। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, उर्वरक, कीटनाशक, ठीक है, इन पर किसानों का काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए उधार पैसा लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई की बोरी तौल रहे थे। 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब 6,000 रुपये, ठीक है। और व्यापारी ने दिए हुए ऋण ब्याज के 3,000 रुपये काट लिए और स्वप्ना को 3,000 ही दिए। स्वप्ना केवल 3,000। रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जो जी तोड़ मेहनत की, अब देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहद कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी, अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतना भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैं तो केवल उम्मीद की थी इस बार रुई की फसल इतनी आमदनी हो जाएगी, कुछ महीनों का गुजारा चलेगा। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास में कम से कम 1,800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है, किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए, बीमारों, बच्चों की स्कूल फीस। फिर वर्ष में ऐसा भी समय आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है तो उसकी आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रह सकता है। कपास की पैदावार करके स्वप्ना भी अपनी आय, उस आय से बस थोड़ी सी ज़्यादा है जो वह मजदूरी से कमा लेती है। झरोड़ का कपड़ा बाजार तमिलनाडु में। झरोड़ कहाँ है? तमिलनाडु में। सप्ताह में 2 बार लगने वाला झरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं और दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस कपड़े में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दोनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं, सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। ठीक है, आपको ये दिखाया गया है 3 उदाहरण से, तो उसको समझिएगा। चलिए, दादन व्यवस्था क्या है? बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध करने के लिए ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं, कपड़ा तैयार कर देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतः 2 लाभ प्राप्त होता है। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता और साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। ठीक है, कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल को बिक्री के लिए व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए बहुत कम मूल्य लेते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के लिए
वस्त्र बनाने के लिए कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में अधिक होता है। ठीक है। बुनकर अपनी सारी पूंजी लगाकर ऊंची ब्याज पर ऋण देकर करघे खरीदते हैं और करघे का मूल्य 20,000 है। इसीलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों के दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता है। इसे पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और दुकानदारों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर और सरकारी संस्थाओं इसके विषय में चीज़ें दी गई है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। दिल्ली के निकट एक वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। झरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए गए वस्त्र निर्यात वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज़ बनाने के लिए करती है। ये कमीज विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीज़ों के लिए विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो स्टोर की श्रृंखला चलाते हैं। बड़े बड़े स्टोर के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर व्यापार करते हुए माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर ही माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषमुक्त होने पर, माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों को द्वारा निश्चित की गई शक्तियों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चों में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वाले जहां तक संभव हो न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकांश काम कर लेते हैं। इस तरह वे अपना लाभ तो बढ़ाते हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। ठीक है। आगे है इम्पैक्स गवर्नमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय है कि जब फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने के लिए कह सकता है। कामगार की मजदूरी उसके कौशल के अनुसार तय की गई है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो 3,000 रुपये प्रति माह है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने, पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों की न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। ठीक है। चलिए आगे है मजदूरों का भुगतान। दर्जी को 3,000, इस्त्री करने वाला 1,500, जांच करने वाला 2,000 और धागा बटन टांगने वाला 1,500। ठीक है। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 1.5 रुपये है प्रेस करने वाला। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई। कीमत $26 लिखी गई, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,800 रुपये में बेची जाएगी। ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ दिखाया गया है वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाला कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर तय हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक की प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? चलिए आगे है बाज़ारों में लाभ कमाने वाले कौन हैं, आपको बताना है। बाज़ारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादन को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ते। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि कौन कौन से लोग हैं जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या आप सभी को समान रूप से लाभ हुआ? लाभ की या जो मात्रा है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों ने बाज़ार में लाभ कमाया जबकि कुछ खरीदने और बेचने में कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद उन्हें बहुत कमाया। क्या आप इस तालिका में आप उन्हें दर्शा सकते हैं? बाजार और समानता। आगे बात की गई बाजार और समानता की। विदेशी व्यवसाय ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और झरोड़ के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उत्पादक का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी व व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई में बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं है। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे कांता हो या स्वप्ना। यदि पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे? लेकिन बस ये एक कहने की बात है, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है।
एक और बाज़ार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो उगाते या बनाते हैं। किसान जहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जो जिनके पास पैसा और कारखाने और बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धन और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, ठीक है, कच्चा माल प्राप्त करने और सामान बेचने के लिए और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए भी निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इस समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं। उत्पादक मिलकर सरकारी संस्थाएं बने और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं आपको, जिनिंग मिल, निर्यातक और मुनाफा, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।